नमस्कार। अभी हम लोग द्विघात समीकरण का प्रॉब्लम में सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में कुछ हेल्प बुक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किए थे। आज भी वही हम लोग काम करेंगे। आप जो भी नए व्यूअर हैं जो चैनल को देख रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, वो कृपया आप पूरा वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे, बात समझ में आए, आप समझते हैं कि इससे लाभ मिल सकता है, आपको पढ़ाई गई बातें अच्छी लगी हों, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम को। अभी हम लोग आर.एस. अग्रवाल के पुस्तक का प्रॉब्लम कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम कर चुके हैं। इसमें आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर कौन है? 7। इसके बाद 12 करते हैं। 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल समान हो, तो p का मान ज्ञात है। तो p का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण में मूल कब समान होता है? बताइए। 0 के बराबर होता है जब विवेचक, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d किसके बराबर होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यानी कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसका तुलना कर देते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 2√5p और c बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है। अब प्रश्न से समान मूल के लिए क्या होगा बताइए? d बराबर 0। तो d का मान कितना? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, और b का मान कितना? माइनस 2√5p का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू p और c का वैल्यू 15 बराबर, माइनस का पावर 2 प्लस हो जाएगा, 2 का पावर 2 4, √5 का पावर 2 5 और फिर p स्क्वायर माइनस 15 चुका 60p बराबर 0। ठीक है। माइनस 60p इधर आएगा तो प्लस 60p इधर क्या हो जाएगा? 4 × 25 20 p स्क्वायर बराबर 60। p को इधर भेजिए, 20 को इधर भेजिए, तो 20 गुना में जाएगा तो भाग में, p गुना में जाएगा तो भाग में। सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटा p अब बराबर 60 बटा 20, p बराबर 3 हो गया। यही आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। याद कीजिए एनसीईआरटी में 4.4 में यह क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। वहां पर k का मान निकाले हुए हैं, याद है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? 12 नंबर 9 नंबर। इसको नोट करना है। नोट नहीं करना है तो 9 नंबर देखिए। किसी को नोट करना है? इसको नोट नहीं करना है। समझ में आया है? अगला देखिए, मिटा दे इसको ना।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नौ में भी यही है क्वेश्चन, अलग नहीं है। के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें के का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण आपका दिया गया है। क्या दिया गया है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 7k माइनस 12 बराबर 0। यानी यहाँ पर भी बराबर मूल के लिए हमको के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर तुलना करने पर क्या मिलेगा? ए बराबर बी बराबर -2 और सी बराबर -12 7 के माइनस 12 है ना। तो समान मूल के लिए क्या होगा? b बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान हो गया -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 7 के माइनस 12 बराबर 0। माइनस का पावर 2 प्लस हो जाएगा। 2 का पावर 2 4, k का पावर 2 k स्क्वायर और फिर 4 से गुना कर लीजिए। माइनस 4 गुना 7 4 सते 28 के माइनस माइनस प्लस 4 से 12 में 12 का बराबर 0। अब देखिए आप देखिए तो के रूप में एक द्विघात समीकरण जैसा दिखाई दे रहा है। अब के का मान इसको हल करके निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए सब 4 का फैक्टर है। सब में 4 से भाग लग जाएगा ना। फैक्टर किसको कहते हैं? गुणनखंड किसको कहते हैं? जो किसी संख्या में भाग दे दे, है ना। तो 4 सबको भाग दे सकता है तो 4 गुणनखंड हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लें के स्क्वायर, इसमें भाग देंगे तो 4 से 28 7 के, फिर इसमें देंगे तो 12 बराबर 0। देखिए के स्क्वायर हो गया माइनस 7 के हो गया प्लस 12 बराबर। अब देखिए प्रथम और अंतिम पद का चिन्ह क्या है? प्लस। क्रिया कौन सी का? जोड़ने पर कितना? 7 आएगा और गुना करने पर कितना? 12। बोलिए क्या होगा? के स्क्वायर माइनस के 4 प्लस प्लस। अब तो लग रहा नहीं कि गुणनखंड में कोई दिक्कत हो रहा होगा। के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस प्लस माइनस 3 के प्लस 12 बराबर 0। के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? के माइनस 4 फिर के माइनस 4 से 12 भाग देंगे 3 प्लस का माइनस तो माइनस के माइनस 4 निकल जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? के माइनस 3 बराबर 0। जब के माइनस 4 बराबर 0 तो के बराबर 4 और जब के माइनस 3 बराबर 0 तो के बराबर 3। बोले कोई दिक्कत? के का मान आया? समझ बताइए। कोई दिक्कत किसी को? नोट करना है जी, नोट कीजिए। मनु क्वेश्चन है 11। देखिए 11 नंबर। इसमें भी कह रहा है के मान के लिए द्विघात समीकरण। इसमें भी के मान के निकालना है जब मूल समान है ना। सब सेम क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्या? द्विघात समीकरण दिया हुआ है के प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर। यहाँ पर भी के का मान निकालना है कब? जब मूल समान हो तब। सबसे पहले देखिए तुलना करके हम ए बी सी प्राप्त कर लें।
क्या मिलेगा बताइए, ए का मान के प्लस मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर बी का मान और सी का मान हो गया। मूल यानी कि समान मूल के लिए क्या होगा, डी बराबर 0। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बराबर हो जाएगा बी का मान कितना, के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान के प्लस 4 और सी का मान बराबर 0। क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 4 से गुना कर दें तो माइनस प्लस माइनस, 4 से के में गुना करेंगे 4k माइनस प्लस माइनस, 4 चौका 16 और 1 से गुना करेंगे तो यही सब टर्म आएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर हो जाएगा, यह के वाला टर्म यह के वाला टर्म, एगो प्लस है एगो माइनस है, क्रिया कौन सी का, इसमें से किसको हटाएंगे, 4k में से 2k कितना आ जाएगा 2k माइनस यह अचर एगो प्लस एगो माइनस, फिर क्रिया तो 16 में से 1 जाएगा कितना -15 बराबर। अब देखिए पहला और अंतिम पद में चिन्ह समान है क्या, समान असमान है, क्रिया कौन सी का होगा, घटाने पर कितना आना चाहिए 2 और गुना करने पर कितना होगा बताइए, -3 हो जाएगा, माइनस के 5 घटाओ 3 ना रही है -15 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0 होगा। सब में याद लिखिएगा, छूट जा रहा है इसको पूरा कर लीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, के कॉमन होगा, तो के कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा के -5, फिर यहाँ पे क्या लिखिए 5 से भाग देंगे कितना आएगा, माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए तो के -5 इंटू कितना 0, के प्लस 3 बराबर 0। जब के -5 बराबर 0 तो के बराबर 5 और जब के प्लस 3 बराबर 0 तो के बराबर -3। करना है, नोट करना है, हो जाएगा। अरे सब एक ही तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब में वही है, मूल समान कहेगा तो डी बराबर 0 और डी का मान तो जन्म करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल कीजिएगा, देखिए दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, बस कैलकुलेशन को ठीक कीजिए सब ठीक हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ से लेके आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, आगे जो भी दिक्कत होता है कंसेप्ट सबको समझ में आता है, कंसेप्ट का यूज सब कोई करता है, लेकिन दिक्कत कैलकुलेशन में ही हो जाता है। तो कैलकुलेशन को ठीक रखने के लिए बेसिक जो भी कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं जो आप लोग को बताए जा चुके हैं, बताए जाते हैं, उस सबको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस सबको स्ट्रॉन्ग रखिए, है ना, तभी जा करके हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बोलिए कौन सा क्वेश्चन 12 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करना है, थोड़ा सा यह डिफरेंट है। सिद्ध कीजिए कि P तथा Q के, सिद्ध कीजिए कि P तथा Q के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² प्लस px
माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक, चलिए अब बताइए मूल वास्तविक कब होते हैं? जब डी का मान या तो 0 के बराबर हो नहीं तो 0 से बड़ा हो, ठीक है। यानी कि दो स्थिति में, एक एक स्थिति में वो अवास्तविक होता है। कब? जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए, है ना। इसीलिए हम डी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। यानी कि वास्तविक होगा कि नहीं, समान होगा कि नहीं, या असमान होगा, क्या होगा, वह सारे क्रिया को कौन बताता है? डी बताता है। डी का मान बताता है, वह जो मान लाएगा उसी के अनुसार हम निर्धारित कर पाएंगे कि मूल की प्रकृति क्या होगी, है ना। इसीलिए उसका नाम हम विवेचक देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि सिद्ध करना है कि P तथा Q के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, है ना। तो वास्तविक मूल के लिए D ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। बताइए ए का मान कितना? एक्स स्क्वायर का गुणा, बी का मान कितना और सी का मान कितना? माइनस क्यू। क्या होगा? कभी भी चिन्ह को नहीं छोड़ते, कभी भी कोई मान लिखते तो चिन्ह के साथ लिखते हैं ना। अब देखिए वास्तविक यहाँ पे क्या कर रहा है? मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, वास्तविक कब होता है? जब डी बड़ा हो 0 से, अच्छा डी बराबर हो 0 से। दोनों को मिलाएंगे तो हम लिख सकते हैं डी बड़ा या बराबर किसके? 0 के, या लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना? 0 होगा। अब देखिए डी क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर किसके? 0, है ना। अब देखिए बी कितना हो गया? पी हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना? 1 और सी का मान कितना? माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 4, 4 गुना 1 4 हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो पी का मान चाहे हम प्लस रखें और चाहे पी का मान हम माइनस रखें, स्क्वायर है तो इसका मान धनात्मक होगा। बात समझ रहा है? क्यू का मान चाहे आप प्लस रखिए और चाहे माइनस रखिए, स्क्वायर दिया हुआ है तो मान धनात्मक होगा। आप जानते हैं ना कि किसी भी चर राशि का अगर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर नहीं अगर सम संख्या दिया हुआ है, तो उस चर राशि का मान चाहे आप प्लस में रखें और चाहे माइनस में रखें, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह धनात्मक मिलेगा कि ऋणात्मक मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। क्लियर है ना। तो मान जब धनात्मक मिलेगा तो धनात्मक मान 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। जब यह भी धनात्मक हो गया, यह भी धनात्मक हो गया, तो यह पूरा मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना। तो यहाँ पर P और Q के किसी भी मान के लिए यह मान 0 से बड़ा मिल रहा है। हमको यही ना सिद्ध करना है कि हमको मान जो चाहिए वह 0 से बड़ा चाहिए। और देखिए अगर हम P और Q के मान को 0 ले लेते हैं तो पूरा मान या 0 मिलेगा, है ना। तो यह हो गया 0 के बराबर। तो चाहे 3 ही प्रकार का मान रखते हैं हम। दुनिया में जो मान या वैल्यू किसी संख्या का रखा जाता है वह 3 ही प्रकार से रखा जाता है। क्या? या तो 0 से छोटा, नहीं तो 0 के बराबर, नहीं तो 0 से बड़ा। यानी कि या तो प्लस में रखेंगे नहीं तो माइनस में रखेंगे तो 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के मान को रखेंगे, वह चाहे धनात्मक मान रखें, वह चाहे ऋणात्मक मान रखें, और चाहे आप 0 रखें, वो तीनों मान के लिए यह जो कंडीशन है, यानी कि यह इसका जो मान है वह 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो हमको यही ना चाहिए था कि मान D का मान 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे सभी मान 0 से बड़ा या बराबर आ रहे हैं। इसीलिए यह समीकरण क्या करेगा? वास्तविक मूल को देगा। कह सकते हैं ना।
बात समझ आ रही है? तो देखिए यह सब क्वेश्चन जो है इसमें डाटा नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर विद्यार्थी को परेशानी होता है क्योंकि इसमें डिजिट नहीं दिया गया है। 1 2 3 4 5 दिया जाता है तो उसमें समझना आसान होता है ना। लेकिन कुछ विद्यार्थी वह सारे क्वेश्चन सभी विद्यार्थी समझते हैं, लेकिन यह इस तरह के क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर यही चीज यहाँ पे p² नहीं देकर के p का पावर 3 देता तब नहीं हो पाता, क्या कि विषम हो जाता, तो p के मान के लिए ऋणात्मक वैल्यू आता, तब यह सिद्ध नहीं होता। बात समझ रही है? लेकिन यहाँ पर p का पावर 4 दे दे, 6 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, लाख दे दे, है ना, यानी कि ऐसा दे दे जो सम में आए, जो 2 का गुणनखंड हो, तो वह चाहे कितना हो बड़ा मान दे, लेकिन वह मान क्या होगा? प्लस में मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए है ना, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, ठीक है, चलिए और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिएगा, कर लीजिए, नोट कीजिए। सत्रह नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, कुछ थोड़ा सा डिफर है, ध्यान देंगे। सत्रह नंबर में कह रहा है P का वह मान ज्ञात कीजिए, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण p+1 into x² माइनस 6 into p+1 into x प्लस 3 into p+q बराबर 0। इसमें कह रहा है एक और कंडीशन दिया हुआ है, जहां p नॉट इक्वल टू -1, यानी p को -1 नहीं रखना है, के मूल समान हो, तो समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के मूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न का टाइप वही है जो आप पढ़ते आए हैं, है ना। मूल समान है तो p का मान ज्ञात करना है, जहां p का मान -1 नहीं आएगा, है ना। और p का मान जब ज्ञात हो जाएगा तब उस p के मान को हम रख देंगे इस द्विघात समीकरण में, है ना। द्विघात समीकरण में रख देंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। उस द्विघात समीकरण की सहायता से आपको मूल भी ज्ञात करना है कि अल्फा और बीटा का मान आपको जानना है। बस समझ रहे हैं, मैंने एक स्टेप आगे हम लोग को आगे जाकर काम करना है। ठीक है, चलिए हम काम करते हैं। दिया गया है समीकरण, दिया गया क्या समीकरण दिया है? देखिए p+1 इंटू x² और क्या है -6 इंटू p+1 इंटू x प्लस 3 इंटू p+q, ठीक है, बराबर। कोई दिक्कत? अब बोलिए a बराबर कितना? p+1। b बराबर कितना? -6 इंटू p+1। c बराबर कितना? 3 इंटू p+q। हो गया।
अब देखिए समान मूल के लिए d बराबर 0, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, तो देखिए b का मान कितना होगा -6 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना p प्लस 1 और फिर c का मान कितना 3 इंटू p प्लस 3 अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का पावर तो प्लस हो जाएगा 66 अब p प्लस 1 का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दें p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। ठीक है, यहाँ गुना कर लीजिए 4 तिया 12, p प्लस 1 से p प्लस q में गुना कर ले तो p से p में करेंगे तो p स्क्वायर, ठीक है, प्लस p q है ना, और फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 से करेंगे तो p प्लस q बराबर। अब इसको भी गुना कीजिए 36p स्क्वायर 36 गुना 72p प्लस 36 माइनस 12p स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 12p क्यू फिर माइनस 12p फिर माइनस 12q बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? और देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, यह पी स्क्वायर वाला टर्म यह पी स्क्वायर वाला टर्म एगो प्लस एगो माइनस पे क्रिया होगा तो बड़ा में छोटा घटाएंगे ना, 36 में से 12 जाएगा 24 पी स्क्वायर हो जाएगा। यह पी वाला टर्म फिर यहाँ पर पी वाला टर्म एगो प्लस एगो क्रिया होगा तो बड़ा में छोटा घटाएंगे 72 पी में से 12 पी जाएगा तो चिन्ह देंगे बड़ा का प्लस, फिर यह अचर पद और कहीं है नहीं तो क्या हो जाएगा प्लस 36 है ना, उसके बाद -12 पी क्यू उसके बाद -12 हो जाएगा। अब बराबर कितना क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड हम कर लेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ तो दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे उससे पहले देखिए कि कौन सी सब का गुणनखंड है, 12 सब में है, 12 कॉमन ले लें। देखिए गुणनखंड का मतलब बताया है, याद कीजिए गुणज और गुणनखंड बताए हुए हैं, याद है। जैसे हम 3 और 12 लें तो एक संख्या जो दूसरी को पूरी विभाजित कर दे वह दूसरे का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाता है, और दूसरा पहले का क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। यानी कि 12 3 का गुणज है और 3 12 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरा भाग दे देता है वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो देखिए इसमें जितना भी अचर पद है सब में 12 से भाग लग जाएगा तो 12 सबका गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड सबका होता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। एक और तरीका है कि कॉमन गुणनखंड निकालने के लिए आप उसका मौसा निकाल लीजिए। जो मौसा आएगा वो आपको पता है कि वह सबसे बड़ा महत्तम मान होता है जो दी गई संख्या को पूरा भाग दे सकता है, उससे बड़ा कोई संख्या नहीं होता है ना। तो 12 यहाँ पे कॉमन ले लें तो 12 दूना 24 2p स्क्वायर हो जाएगा, 12 25 60 5p, 12 या 36p, अब 12 कम 12 तो p क्यू और 12 कम 12 बराबर। कोई दिक्कत? अब 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 माइनस p क्यू माइनस क्यू बराबर। अब देखिए इतना द्विघात है p का तो इसका एक अलग गुणनखंड कर ले, इसका एक अलग हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। देखिए अब इसका करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला पद अंतिम पद इसका प्लस है तो जोड़ने पर कितना चाहिए
5, मैंने क्रिया जोड़ का होगा ना, जोड़ने पर 5 चाहिए, अब गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल चाहिए 6, तो आप बता सकते हैं 2p² हो जाएगा प्लस p, क्या लिखे 2 + 3 = 3 + 2 कोई दिक्कत, अब प्लस 3 यहाँ से देखिए तो q दोनों में है, अब माइनस दोनों में है, क्या माइनस q कॉमन ले लें तो ये p+1 होगा कि नहीं होगा, बराबर, कोई दिक्कत, समझ बात आ रही है। अब देखिए और क्या होगा, इसको तोड़ दें, 2p² + 2p + 3p + 3 - q × p+1 बराबर, कोई दिक्कत, 4 पद हो गया, दो पद में से कॉमन ले, क्या कॉमन हो जाएगा 2p, पहले चिन्ह फिर अचर और फिर चर, तो प्लस कॉमन, तब यहाँ पे दोनों में प्लस ही है, फिर 2 से दोनों में भाग लग जाएगा तो 2 कॉमन, और p दोनों में दिखाई दे तो p कॉमन, तो 2p से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा p, और फिर यहाँ पर +1, फिर यहाँ पर p+1 होगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3, प्लस का प्लस तो यहाँ पर प्लस, -q × p+1 बराबर, बात समझ आ रही है। अब देखिए अब क्या होगा, अब p+1 सब में है, अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे p+1, कॉमन ले लेंगे, p+1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2p + 3 2p + 3 - q बराबर 0, 2p + 3 - q बराबर 0, है ना। जब p+1 बराबर, तो p बराबर -1 नहीं लेना है, प्रश्न में कह रहा है नॉट इक्वल टू -1। और देखिए यहाँ 2p + 3 - q बराबर, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर -1 हम रख देते हैं तो -1 × 2 -2 + 3 - q बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - q बराबर 0, तो q बराबर हो जाएगा। अब p नॉट इक्वल टू ये मूल समान है, ठीक है, यानी कि q बराबर 1 के लिए और p बराबर -1 के लिए यहाँ पे p का मान आ गया, है ना। अब यहाँ पर उसका हमको मूल निकालना है, तब क्या काम करेंगे बताइए। अब यहाँ पर इसीलिए कह रहा है कि p का मान -1 नहीं होगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इक्वेशन में देखिए दिया हुआ है p + 1 × x², अगर p का मान अगर हम -1 रख देते हैं, आप खुद सोचिए तो क्या होगा, p का मान -1 होगा तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, 0 में x² से गुना करें तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जो द्विघात है, चर का घात जो 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है, वह द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा, और समझ आ रहा है ना। इसीलिए कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू -1, तो p नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि -1 जब नहीं होगा तब क्या होगा, -1 नहीं होगा तो मूल समान होगा नहीं। हमने तो सॉल्व किया तो पाया कि p बराबर -1 के लिए ही मूल समान है, p बराबर -1 के लिए ही मूल समान है। अच्छा पहले इतना कीजिए, इसके बाद इसको काम को हम करते हैं आगे, पहले इतना कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि p नॉट इक्वल टू -1, और जबकि हमारा यहाँ पे आ रहा है इसको सॉल्व करने में p इक्वल टू -1, है ना। -1 के अगर बराबर हम लेते हैं तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, है ना। इस मान के लिए q का मान 1 आया है, तो अब हम अपने से यहाँ पर कुछ काम करेंगे। इसके आगे क्या करते हैं, चूंकि p नॉट इक्वल टू -1, इसलिए माना p बराबर 0, हम अपने मन से मान देखिए p बराबर 0 यानी कि -1 के बराबर नहीं लेना है, उसके अलावा आप जो मान ले लीजिए, तो 0 हम मान ले लीजिए, ठीक है।
इसलिए अब इस p के मान को हम इसमें रखते हैं, है ना। तो 2p प्लस 3 माइनस q बराबर, तो p की जगह पर 0 होगा तो 2 गुना 0 प्लस 3 माइनस q बराबर 0, तो 0 हो गया, अब प्लस 3 होगा तो 3 माइनस q बराबर 0, माइनस q को इधर कर देंगे तो q बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, है ना। यानी कि p बराबर 0 के लिए q का मान 3 आया। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम 0, माने हम जैसे 0 लिए हैं आप ही 0 ले, आप इसके जगह पर -1 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक मान ले सकते हैं। तो p के किसी एक मान के लिए q का भी एक मान मिलेगा, जैसे p के 0 के लिए q का मान 3 मिला है ना, वैसा ही मान मिलेगा, बस समझ रहा है। अब यहां पर देखिए, अब p तथा q का मान, p तथा q का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में ठीक है। अब यहां पर रखेंगे, हमको चूंकि मूल भी ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिए, p तथा q का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, तो द्विघात समीकरण यहाँ पे है, इसका मान रख दीजिए, p का मान कितना 0, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर -6, अब p का मान कितना 0, 0 प्लस 1 इंटू प्लस 3 इंटू p का मान 0 और q का मान 3 बराबर हो गया। तो 0 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 0 प्लस 1 1 में 6 से गुना करेंगे 6x, और 0 प्लस 3 3 3 का 9 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए तो मूल आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अब देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद प्लस, तो क्रिया कौन सी का, जोड़ का, जोड़ने पर कितना चाहिए 6, गुना करने पर कितना चाहिए 9, तो 3 प्लस 3 अब प्लस 9 बराबर, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। x का मान तो x माइनस 3, फिर x माइनस 3, 3 3 का 9, प्लस का माइनस तो माइनस आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3 कॉमन ले ले, x माइनस 3 आएगा बराबर 0। तो देखिए जब x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मूल 3 हो गया, और फिर x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, तो बीटा का भी मान 3 हो गया। देखिए समान मूल आ गया, समान मूल कौन है 3, समान मूल का मतलब क्या हुआ, दोनों का मूल एक समान आना चाहिए, माने 2 को हल मिलेगा, अल्फा और बीटा का मान तो मिलेगा ही, दोनों x का ही मान होगा, लेकिन दोनों क्या आएगा समान आएगा, तो समान आ रहा है। तो समान मूल के लिए p का मान कितना हो गया 0, 0 या आप अपने से लिए है ना, इसको अपने से ही लेना है, -1 को छोड़कर, बात समझ रहा है ना, -1 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए और उसके लिए आप इसको सरल करिए, बात समझ आई। अब याद नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत बनाइए। हाँ -1 नहीं लेंगे, -1 को छोड़कर, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC प्लस
प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर के मूल समान हो, के मूल समान हो तो सिद्ध करें क्या ए बटा बी बराबर सी बटा, यही प्रूफ करना है। देखिए अब यहां समीकरण जो दिया गया है, समीकरण वह समीकरण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर, है ना। ध्यान देखिए यहां पर यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी। फिर इसमें भी कह रहा है कि मूल समान हो तब इतना सिद्ध करना है। तो समान मूल के लिए, समान मूल के लिए क्या होगा, डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो बी का मान इतना है, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना ए का मान हो गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी का मान हो गया कितना, सी स्क्वायर प्लस बराबर, तो लिखकर अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दें तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का है तो ए सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 2ab, तो 2ab, तो 2ac हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी डी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए -4 इंटू, अब इसे इसमें गुना करें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत। अब 4 से गुना करें तो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 ए सी प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर होगा, देखिए 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर से 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर से 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर क्या बचा, 8 ए सी बी डी, आई दोनों माइनस वाले को इधर कर दें तो 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और फिर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर हाँ तो 4 कॉमन हो जाएगी, चलिए 4 कॉमन ले लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, 4 आके किसमें भाग हो जाएगा ना, तो 2acbd है ना, इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 निकल गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब प्लस 2ac बराबर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत। अब देखिए अब एकदम नजदीक है, थोड़ा सा यूज करेंगे आ जाएगा। ध्यान ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ना माइनस 2 ए
डी, ठीक, और बी सी लिख सकते हैं। गुना में कोई भी टर्म होता है तो उसको कहीं से भी गुना लिख सकते हैं, चूंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। और फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए तो ए के जगह पर एडी है, अब बी के जगह पर बीसी है, आई 2ab, यानी कि एडी को हम ए मान लें, अब बीसी को बी मान लें, तो आई ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ए, आई बीसी यानी कि बी हो जाएगा। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे सेट कर रहा है, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ दें, लिख लेना, क्या लिखेंगे, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर दे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 0 का रूट तो वही हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए डी माइनस बी सी बराबर, तो ए डी बराबर बी सी नहीं होगा, तो इसको इधर कर दीजिए ए बटा बी, और इसको इधर कर दीजिए सी बटा, कोई दिक्कत, देखिए कितना भारी बन गया ना। तो जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के अभी हमने को बताया, ये जो जितना प्रॉब्लम था ये सब आर्य सरवाल का था, और भी जो बुक के हैं आप लोग बनाएंगे, तो जो प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे। पीछे वो और क्लास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्या का हुआ है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसे खोल करके उसका भी अध्ययन कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हैं। और कोई परेशानी हो तो आप निश्चित रूप से बताएंगे, है ना, उसका समाधान होगा। धन्यवाद, पुनः अगले क्लास में प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है।